हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। खरगोन हिंसा को लेकर जिला प्रशासन की बुलडोजर। लेकिन इससे पहले कि पर्दा खींचने वाले लड़के की तरह सूरज सारी रात को कर रखते हुए हम सब अपनी अपनी कल्पनाओं के ऊंचे सूचे सपने बुने, शायद वो सपना सच हो जाए। ऐसे ही कुछ सपनों के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी समृद्धि और खुशहाली का भी सपना देखा, लेकिन सबके साथ विकास का स्वप्न देखा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अपनी मंशा के तहत। और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। उन्नत कृषि, पारंपरिक कृषि और हमारी इस पुरानी कृषि की पद्धति को दृष्टिगत रखते हुए जिस तरह से हम नया स्वप्न देख रहे हैं, ऐसे ही समृद्धि के साथ मध्य प्रदेश भी अपने विकास के नए आयामों को बढ़ रहा है। माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी इसमें अपना एक प्रभावी नेतृत्व हम सबके साथ साझा कर रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि आए, आप सबसे मुखातिब हूं, आप सबका स्वागत करें और इस राज्य स्तरीय कार्यशाला का आप सबको स्वागत करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा निवेदन है, हमारे बाबू ने गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का गुलदस्ते से स्वागत करें। जिस जन की मंगल अभिलाषा कर्ममयी पार्टी को भाषा करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं इस अवसर पर अपना उद्बोधन हम सबसे साझा करने की कृपा करें। माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। सभी को नमस्कार। आज के इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन देने के लिए और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य उपस्थित गुजरात के महामहिम राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी, हमारे मध्य प्रदेश के योग्य, अनुभवी और सक्रिय महामहिम राज्यपाल माननीय श्री मंगूभाई पटेल जी, राज्य के यशस्वी नेता और गरीबों के हितैषी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश राज्य के कृषि मंत्री माननीय श्री कमल पटेल साहब, नगरीय विकास मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, इस मौके पर मध्य प्रदेश भर में और भोपाल में जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आचार्य देवव्रत जी का मध्य प्रदेश में आगमन हुआ है। चूंकि मैं भी मध्य प्रदेश का नागरिक हूं, इसलिए आप सभी लोगों की ओर से आचार्य जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करता हूं। और आज इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया, राज्य भर के किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, इस दृष्टि से शिवराज सिंह चौहान जी की यह पहल निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य है। इसलिए मैं इस अवसर पर उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सबके मध्य हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगूभाई पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। मंगूभाई पटेल जी का जीवन गरीबों और किसानों की सेवा में बीता है।
जब वो मैदान में रहे तो गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया, जब सरकारों में रहे तो सरकार की नीतियों को प्रभावित करके गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम किया, और आज जब वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं तो उनके भीतर जो संवेदना है उसका लाभ निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लोगों को भी मिल रहा है। यह हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता और गौरव की बात है। प्राकृतिक खेती के विषय पर आज चर्चा होगी और इस चर्चा के लिए सबसे आधिकारिक वक्ता आचार्य देवव्रत जी हैं, और मैं समझता हूं उनका वार्ध व्याख्यान आज मध्य प्रदेश के किसानों को प्रेरित भी करेगा और प्राकृतिक खेती करने की दिशा में प्रवृत्त भी करेगा। इसलिए मैं बहुत उस विषय में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि हम सब आचार्य जी का उद्बोधन सुने और उसे अपने भीतर अंगीकार करें और प्राकृतिक खेती को बढ़ाएं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सक्रिय और यशस्वी तो है ही, लेकिन बहुत ही दीर्घगामी सोच वाले व्यक्ति भी हैं। आने वाले कल में देश को कब और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसके पूर्व से तैयारी हो, इस मामले में नरेंद्र मोदी जी की कोई तुलना नहीं है। इसी प्रकार से अनेक प्रयोग उन्होंने विगत 7 वर्षों में किए हैं, उसका फायदा देश को मिला है। दुनिया में देश की साख बढ़ी है। गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से, देश में गैर बराबरी को समाप्त करने की दृष्टि से, और किसान उन्नत खेती की ओर जाएं, किसान की आमदनी दोगुनी हो, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, किसान को अच्छा खाद भी समय पर उपलब्ध हो, और सरकार का पूरा सपोर्ट और आर्थिक सहयोग भी पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से उसे प्राप्त हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से उसको सुरक्षा कवच प्राप्त हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रम राज्यों के साथ मिलकर संचालित किए हैं, जिसका निश्चित रूप से किसानों को लाभ आज मिल रहा है। यह हम सबके लिए संतोष की बात है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि रासायनिक खेती एक परिस्थिति जन्य प्रोग्राम था, उस समय की आवश्यकता थी, हमने उसे अपनाया भी, उसका एक तौर से लाभ भी हमें मिला, हमारी खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। लेकिन साथ ही साथ आज हमारी आवश्यकता है कि हम वर्तमान जो कृषि के सामने, भूमि के सामने, प्रकृति के सामने चुनौतियां विद्यमान हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करके उन पर हम नवाचार की ओर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आगे समाधान देने में कृषि क्षेत्र भी सक्षम हो सकेगा। इसलिए प्राकृतिक खेती पर बल दिया गया। पिछले भारत सरकार के बजट में भी इसका उल्लेख किया गया। गत 16 दिसंबर को आणंद में देश भर के किसानों को जोड़कर आचार्य देवव्रत जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया और उनके प्रेरक उद्बोधन से निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं देश के 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती को अपनाया गया है। हमारे आचार्य देवव्रत जी हरियाणा से आते हैं, वहां कुरुक्षेत्र में भी देखें तो जो प्रयोग हो रहा है वह अपने आप में अद्भुत है। उसके बाद वो हिमाचल में राज्यपाल रहे, वहां भी लगभग प्राकृतिक खेती से आपने प्रयत्न पूर्वक 2.25 लाख किसानों को इस विधा से जोड़ने का एक सक्षम प्रयत्न किया। आज भी गुजरात में है। गुजरात में भी अब परिस्थिति ये हो गई है कि इस खेती को लोग इस तेजी के साथ अपना रहे हैं कि पहले गायों की समस्या थी,
उससे निपटने के लिए गौशालाओं का प्रबंध किया गया। अब गुजरात में आचार्य देवव्रत जी के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप गौशाला से अब गाय गांव में किसान के घर पर जा रही है। वहां किसान उसे बांधेगा, किसान उसके गोबर का, गौमूत्र का उपयोग करेगा और हमारी प्राकृतिक खेती को बढ़ाकर निश्चित रूप से प्रकृति के साथ न्याय करेगा। भारत सरकार ने इस दृष्टि से अभी नॉलेज पार्टनर के रूप में मैनेज संस्थान को नामित किया है। मैनेज संस्थान में प्राकृतिक खेती की दृष्टि से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है। 750 मास्टर ट्रेनर हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद 30,000 ग्राम प्रधानों के साथ ट्रेनिंग का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में यह प्राकृतिक खेती सिलेबस के रूप में आए और कृषि छात्रों को शिक्षा दी जाए। इस पर सिलेबस तैयार करने के लिए भारत सरकार ने, आईसीआर ने एक कमेटी बना दी है और मुझे लगता है 1 महीने के भीतर वो इस दृष्टि से काम करके हम लोगों को रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज आंध्रा में, हिमाचल में, सभी जगह निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अनेक राज्य इस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत ही गौरव भी है और बहुत प्रसन्नता भी है कि जब केंद्र सरकार कोई नवाचार करती है, केंद्र सरकार कोई नई योजना लाती है या किसानों के लिए कोई लाभप्रद प्रोग्राम ध्यान में आता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बहुत ही तत्परता के साथ, गंभीरता के साथ काम करती है। और इसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सबसे अधिक है। 7 बार किसान कर्मण पुरस्कार मिलना यह निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के किसानों को गौरव प्रदान करता है। जैविक खेती की जब बात हुई थी तो लोग जैविक खेती की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उसमें भी अग्रणी प्रांत है। खाद्यान्न का उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, चाहे फलों का उत्पादन हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से काम कर रही है। उसका परिणाम निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश के विकास में तो आमूलचूल परिवर्तन आया ही है, लेकिन गांव, गरीब और किसान, इसके लिए जब नियम और कानून बदलने की भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अगर गांव, गरीब, किसान को लाभ देने के मामले में कानून आड़े है तो ऐसे मामलों में शिवराज सिंह चौहान जी ने आगे बढ़कर नियमों प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। निर्माण तो करते ही है, लेकिन देश की जनता की तकलीफें और गरीबों की तकलीफें दूर करने के लिए पूरे प्रदेश में दौरा भी करते हैं। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी समाप्त करने के लिए जो तड़फ मैंने आपके दिल में देखी वो अद्भुत है और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि उससे मुक्त कर सकें जनता जनार्दन को। ऐसे गवर्नर सौभाग्य से मिलते हैं, ऐसे हमारे गवर्नर आदरणीय मंगू भाई पटेल जी। मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच एक ऐसे ऋषि उपस्थित हैं, अगर आप देखेंगे योग विज्ञान में उन्होंने डिप्लोमा किया है, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस पढ़ाने का और प्रशासन का 40 साल का अनुभव है उन्हें, और प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक खेती के प्रकांड विद्वान हैं। वैदिक मानवीय मूलों और वैदिक दर्शन के अध्येता भी हैं। योगिक, आयुर्वेद, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का प्रशिक्षण, प्रचार, प्रसार करते हैं। मैं संक्षेप में अगर कहूं तो सचमुच में वो अद्भुत है जो भारत में प्राकृतिक खेती, जीरो बजट की खेती
को बढ़ावा देने के काम में भी एक पूरे समर्पित भाव से लगे हुए हैं और आज हमारे बीच में पधारे हुए ऐसे गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, उनका मैं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार के किसान और कृषि कल्याण मंत्री, मध्य प्रदेश के गौरव, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में दिनों रात परिश्रम कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका वर्चुअली जुड़े हुए हैं, हम हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे नगरीय विकास मंत्री, भोपाल के प्रभारी वरिष्ठ नेता भाई भूपेंद्र सिंह जी ठाकुर और हमारे कृषि मंत्री जो हमेशा किसानों के लिए ऊर्जा से भरे रह के दिनों रात काम करते हैं, आदरणीय कमल पटेल जी, कृषि विभाग के सारे हमारे अधिकारी यहां उपस्थित हैं और केवल यहां उपस्थित नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जिला मुख्यालयों से, सभी मंडियों से, फिर एनआईसी जो वीसी रूम है जिला स्तरीय, उससे जिला मुख्यालयों पर लगभग 1500, कृषि मंडियों में 150, कृषि और उद्यान की महाविद्यालयों में 75, कृषि विज्ञान केंद्रों में 80, कृषि प्रशिक्षण केंद्रों में 80, विकासखंड मुख्यालयों में जो सूचना केंद्र वहां से 60-60, किसान उत्पादक संगठन के मुख्यालयों से 40-40 और ग्राम पंचायत, शासकीय कृषि प्रक्षेत्र, सामुदायिक भवन आदि से 20-20 कृषक, ऐसे कुल मिला के 1,65,840 रजिस्टर किसान आज इस कार्यक्रम से आप देख रहे हैं हर स्थान से जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं और 9.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया इस कार्यक्रम को कार्यशाला में भाग लेने के लिए। तो वो अपने घरों में भी, चूंकि डायरेक्ट टेलीकास्ट ये कार्यक्रम हो रहा है, वो सुन रहे हैं। ये मात्र एक कर्मकांड नहीं है मेरे मित्रों, मध्य प्रदेश की कृषि की दशा और दिशा बदलने का महायज्ञ है। इस महायज्ञ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा, 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघु चेतसा मुदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो उदार हृदय के होते वो तो कहते सारी दुनिया ही एक परिवार है। बचपन से हमने गांव में हमें सिखाया गया कि बोलो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कल्याण किसका हो? विश्व का कल्याण। और हमारे ऋषियों ने यह भी गाया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। और सबके केवल निरोग होने की बात अगर मैं कहूं तो माननीय तोमर जी ने ये बात सही कही। एक जमाना था तब केमिकल, रासायनिक जो हमारी खाद थे उनके उपयोग की आवश्यकता थी। और मैं ये मानता हूं कि उत्पादन बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। लेकिन आज उसके दुष्परिणाम जब हम देखते हैं तो सचमुच में कई बार तो कांप जाते हैं। हम धीरे धीरे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। धरती धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण बंजर होती जा रही है। हर साल और ज्यादा खाद, और ज्यादा खाद, फिर और ज्यादा कीटनाशक, फिर और ज्यादा पानी, फिर और ज्यादा लागत। मेरे प्रिय किसान भाइयों, यह बात सच है कि फसल आती है तो हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, लेकिन जरा खर्चे का हिसाब लगा के तो देखो। जैसे जैसे बैंकों का चुकाना पड़ता है, इतना खाद का दो, इतना पानी का दो, इतना कीटनाशक का दो,
तो पता चला सारा पैसा जितना आया लगभग कर्जा चुकाने में ही निकल जाता है। उत्पादन खूब होता है लेकिन खर्चा कितना बढ़ा है। एक बढ़ता हुआ खर्च, दूसरे उसके कारण केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण विषैले होते हुए हमारे अन्न। अभी कमल जी कह रहे थे कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चलती है। आज हम गंभीरता से सोचें कि हम किस दिशा में अपनी खेती को ले जा रहे हैं। अभी कई बार हम गोरक्षा की बात करते हैं, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे होशंगाबाद से भी, नर्मदा नगर से सारे किसान जुड़े हुए हैं। मैं एक दिन कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से गया तो मैंने देखा खेतों में आग लगी थी, नरवाई में आग लगी थी। अब मुझे कहा किसी ने कि गौ माता की रक्षा करो। मैंने सभा में ही कहा कि पुराने समय में गौ माताओं के लिए हम जमीन रखते थे, गोचर। वो सारी जमीन तोड़ के हमने खेत बना दिए, पेड़ हमने खत्म कर दिए, पूरी जमीन हम जोतते हैं और इसके बाद फसल आती है तो पहले दावन करते थे, फिर थ्रेसर पे आगे तब भी भूसा मिल जाता है और अब तो हार्वेस्टर चला के सीधे खेतों में आग लगा देते हैं। तो हम तो भूसा तक नहीं बचाते अपनी गौ माता के लिए और मुख्यमंत्री से कहते तुम गौ बचाओ। मैं कहां से गौ बचाऊं, मुझे बताओ। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा। मैं बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा क्योंकि आचार्य देवव्रत जी आए हुए हैं प्राकृतिक खेती। इन सब का उपाय क्या है? एक शब्द में कहूं तो प्राकृतिक खेती। हम जैविक खेतियां कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। कई जैविक जिले हमसे जुड़े हुए हैं, मंडला, डिंडौरी, ताकि अधिकांश किसान आज भी जैविक खेती करते हैं, प्राकृतिक नहीं जैविक खेती करते हैं। वो केमिकल फर्टिलाइजर का या तो उपयोग नहीं करते या बहुत कम उपयोग करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रकबा है आज जैविक खेती का, अग्रणी राज्य हैं हम। लेकिन मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व देखो तो एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके मन में ललक के तड़प है देश को आगे बढ़ाने की, वो तो है ही एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण में वो लगे हैं। लेकिन केवल उतना ही नहीं कर रहे, वो केवल वैश्विक नेता नहीं है, वो हर तरफ चिंता कर रहे हैं। उन्होंने कहा प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो। ये केमिकल फर्टिलाइजर बर्बाद कर देगा हमारी धरती माता को और इस धरती माता को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना कि नहीं रखना। क्या हम इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि जितना चाहो आज निकाल लो, खाद डाल डाल के? आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी? कभी हमने सोचा है क्या? क्या उनके रहने के लायक ये धरती बचेगी? हमको आज गहराई से सोचना पड़ेगा कि हम धरती मैया के स्वास्थ्य की रक्षा करें। मित्र कीट भी हमने सब मार डाले, कीटनाशक डाल डाल के सब साफ कर दिए। कुछ जला के मार डालते हैं, कुछ कीटनाशक डाल डाल के मार डालते हैं। तो होगा क्या धरती मैया का, ये तो सोचो। और जब हम विश्व का कल्याण कहते हैं तो क्या जीव जंतुओं की धरती नहीं है, पशु पक्षियों की धरती नहीं है? हमारी नदियों के क्या हाल हमने कर दिए। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर की खेती में 5 पानी, अब 5 पानी, और धरती का पेट फाड़ फाड़ कर निकाल लो पूरा पानी, निकाल लो पूरा पानी। पानी जमीन में 1000 फीट 1500 फीट नीचे चला गया। अभी हमने जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे। पानी रोको, गांव का गांव में, खेत का खेत में जल संरचनाएं बनाओ। अब हम जितना निकाल रहे हैं उतना डालेंगे ही नहीं धरती मां के पेट में, तो हालत क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको गंभीरता बता रहा हूं। इसका उपाय है और उस उपाय पर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी बहुत जोर दे रहे हैं। सचमुच में लगातार वो आग्रह कर रहे हैं किसानों से प्राकृतिक खेती के लिए। और प्राकृतिक खेती के देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ अगर कोई है तो आचार्य देवव्रत जी आज हमारे बीच में बैठे। और इसलिए मेरे प्रिय किसान भाइयों, ये कर्मकांड आज का कार्यक्रम नहीं है। शाम को 5 बजे तक कार्यशाला चलेगी, दोपहर के बाद भी 2:45 बजे से फिर अलग अलग सत्र रखे गए जिसमें विषय वस्तु विशेषज्ञ बुलाए गए जो आपको अलग अलग विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। उत्पाद के विपणन की व्यवस्था जो हम पैदा करते हैं, जैविक, ये प्राकृतिक विपणन, प्रमाणीकरण और निर्यात की संभावना, आज पूरी दुनिया मुझे कहते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश का गेहूं
आज पूरी दुनिया में भेजने की हम कोशिश कर रहे हैं। किसान सोने जैसे दाने, फलाना आटा ढिमका आटा, वो दाने कौन के? अपने मध्य प्रदेश के। लेकिन वो सरबती खत्म ना हो जाए, वो कठिया गेहूं खत्म ना हो जाए, लोकबन खत्म ना हो जाए। ये कम पानी में होने वाली फसलें, अपनी परंपरागत फसलें, तो उस पर भी यहाँ चर्चा होगी। निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा होगी। फिर हमारे प्राकृतिक क्षेत्र में जो कार्यरत संस्थाएं और कंपनियां, उनके प्रतिनिधियों के बीच चर्चा होगी। फिर प्रगतिशील किसान, मुझे कहते हुए खुशी है हमारे दोनों महामहिम गवर्नर यहाँ बैठे हैं। मध्य प्रदेश में हजारों किसान आज भी प्राकृतिक खेती में जी जान से कोशिश कर रहे हैं, और आज वो सब इकट्ठे हैं आपको सुनने के लिए आए हुए हैं। तो उनके भी अनुभव हम सुनेंगे, उनके अनुभव भी सुनेंगे। तो शाम के 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। मैं तो प्रारंभिक रूप से इस विषय की गंभीरता से आपको मैंने परिचय कराया। अब हम सब आदर सहित सुनेंगे, और ये सुनेंगे मतलब भाषण नहीं है। देखो, हम चाहते तो एक बड़ी सभा कर देते, 2 लाख लोग एक ही जगह इकट्ठे हो जाते, लेकिन उससे हमारा मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए हमने तय किया कि अलग अलग जगह बैठे, कम संख्या में, आरामदायक स्थिति में बैठे, और पूरा ध्यान लगाए आचार्य देवव्रत जी की तरफ कि वो क्या क्या कह रहे हैं। जीवामृत, बीजामृत, कैसे प्राकृतिक खेती में हम ज्यादा फायदा भी ज्यादा उठा सकते हैं, लाभ का धंधा बना सकते हैं, किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं। वो कला और विज्ञान आज आचार्य देवव्रत जी और हमारे महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी हमको बताएंगे। इसलिए एक बार फिर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूरे ध्यान से इतनी मेरी प्रार्थना है भैया, शरीर के साथ साथ मन भी यहां रखना। नहीं, शरीर तो यहाँ है और मन खेत की नरवाई जली की नहीं जली उसमें लगाओ तो समझ में नहीं आएगा। तो शरीर भी यहाँ रहे, मन भी यहाँ रहे, बुद्धि भी यहाँ रहे, और आत्मा भी यहाँ रहे। तो मेरा दावा है कि प्राकृतिक खेती के गुण सीख के आप जाओगे, और आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश देश का नेतृत्व प्राकृतिक खेती में करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। जैसा कि उन्होंने कहा कि आज का ये अवसर एक महायज्ञ में अपनी ओर से संविधा डालने का अवसर है, और हम सबका सौभाग्य है कि इस महायज्ञ में, इस महाकुंभ में अपनी इस विचार की संविधा डालने के लिए हमारे आग्रह पर गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी उपस्थित हैं। प्राकृतिक कृषि पर उनका गहन विशद अध्ययन है, और एक पुस्तक भी उन्होंने इस अवसर पर हम सब के लिए सौगात के रूप में प्रस्तुत की है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी को आप सबके बीच आमंत्रित करता हूं, वे आएं और हम सबका मार्गदर्शन भी उस अवसर पर करें। ओम अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी और इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी कर्मठ जुझारू नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो दिल्ली से वर्चुअल हमसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपने उद्गार प्राकृतिक कृषि के लिए और सबको प्रेरणा देने के लिए दिए, ऐसे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्री कमल पटेल जी, मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी,
मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश, माननीय श्री शैलेंद्र सिंह जी कृषि उत्पाद आयुक्त, उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों, कृषि से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक, कृषि के सभी अधिकारी, आप सबका आज के इस प्राकृतिक प्रशिक्षण शिविर में मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं और सबको नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी के विचार सुने हैं। आप सभी किसान के भविष्य के लिए कितने चिंतित हैं और सभी की इच्छा है कि मेरे प्रदेश का, मेरे देश का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के चहुमुखी विकास के लिए रात और दिन लगातार वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और किसानों ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हैं और उनकी इच्छा है कि भारत के किसान की आय बढ़े, वो समृद्ध और उन्नत हो और जो आने वाले भविष्य में चुनौतियां हैं जिनका जिक्र श्री नरेंद्र तोमर जी ने किया कि वो इतने दूरगामी हैं कि वो भारत के सुमंगल भविष्य के लिए केवल कृषि नहीं अपितु हर क्षेत्र में जो नई नई योजना दे रहे हैं, उनकी इच्छा की भारत आत्मनिर्भर हो, भारत समृद्ध और उन्नत हो, किसी की ओर ना देखे, ऐसा देश वो बनाना चाहते हैं। मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान से नजदीक से कभी परिचय में नहीं आया, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनके कार्यों को देखता हूं, उनके पैशन को देखता हूं, उनका समर्पण और जिस भी कार्य को वो लेते हैं वो उसको पूरे अंतर मन और मन योग से लेकर के पूरा करने का काम करते हैं। इसी का कारण रहा कि मध्य प्रदेश जो बड़ा दीनहीन सा प्रदेश था, जहां के बारे में एक बीमारू राज्य की कल्पना की जाती थी, आज मध्य प्रदेश भारत की नाभि की तरह, जैसे शरीर में नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होती है और वहीं से शरीर का आहार पूरा पहुंचता है, ऐसे ही इस प्रदेश ने अन्न उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। इसके लिए मैं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि जो रात और दिन इस प्रदेश के विकास उन्नति के लिए समर्पित होकर के गरीब, किसान, मजदूर और हर इस प्रदेश के नागरिक के उन्नति कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-5 बार मेरे से बातचीत की। आप इससे विचार कर सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने किसान की कितनी चिंता करता है। पूरे देश में मैं जाता हूं, अनेक प्रांतों में मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है इसी काम के लिए, लेकिन जितना स्नेह, आकर्षण, अपनापन और जितनी रुचि आदरणीय चौहान साहब ने इस मिशन के लिए दिखाई, उतनी मुझे अब तक कम मिली है। तो मैं इनको बधाई देता हूं। इन्होंने जो सम्मान, जो स्नेह, अपनापन मुझे भी दिया,
मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाइयों और बहनों, अब मैं अपने विषय की ओर आ रहा हूं और ये जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार से दी है। छिंदवाड़ा के लोगों की इतनी भीड़ में सामने देख रहा हूं और ऐसे अनेक स्थलों पर जहां भी लोग बैठे हैं वो ऐसे बैठे जैसे विद्यार्थी क्लास में बैठता है और इतना रुचि लेकर के बैठे हुए हैं। इन लोगों के इस भाव को देखकर मैं अनुभव कर रहा हूं कि लोगों को दबाव देकर के भीड़ के रूप में इकट्ठा नहीं किया गया, अपितु एक मिशन, एक नई क्रांति, और मैं कह सकता हूं कि आज का दिन मध्य प्रदेश के किसान के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जहां इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री तोमर साहब का जो विजन है, उस विषय को इतनी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के लिए लागू करने के लिए तत्पर है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के किसान जितने मेहनती हैं, जितने जुझारू हैं, जितने कर्मयोगी हैं, इस विषय को समझ पाए तो मध्य प्रदेश का नहीं, आप पूरे भारत देश और विश्व का नेतृत्व कर पाएंगे। आज जो चर्चा मैं आपके बीच में करने लगा हूं, ये मेरा भाषण नहीं है, ये मेरा भाषण नहीं है। मैं खुद एक किसान हूं। भाई और बहनों, मैंने अपने हाथ से हल भी चलाया है, मैंने हाथ से गाय भैंस का चारा भी किया है, मैं दूध भी बहुत बढ़िया निकालता हूं, फावड़ा भी बहुत बढ़िया चलाता हूं। आज भी आप जितने किसान बैठे हैं, कभी मुकाबला करने की जरूरत पड़े तो मैं खेत में आपके साथ पूरे दिन काम इस समय भी कर सकता हूं। तो मैं किसान के नाते आज जो चर्चा करूंगा भाषण की नहीं, ये प्रैक्टिकल है, जो मैंने व्यवहारिक अपने खेत में किया, और जिस खेत में किए व्यवहारिक विषय को मैंने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया, उसके बाद गुजरात में किया, और पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में लोगों ने जिस तेजी से इस विषय को अपनाया है, वो विषय आज आपने निश्चित रूप से यदि सुनेंगे, और मजे की बात यह है, ये इतना आकर्षक है, इतना आनंद आपको आएगा, बिल्कुल बोर आप नहीं होंगे, कतई बोर नहीं होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं 35 वर्ष तक बच्चे पढ़ाता रहा हूं, और वो अध्यापक किस काम का जिसकी क्लास में बालक बोर हो जाएं, छात्र बोर हो जाएं। तो 35 साल में विद्यार्थी पढ़ाता रहा हूं, और अब मैं किसानों को पढ़ाने का काम कर रहा हूं। आपको अब अपना विषय, यहां से हुई घटना, मैं गुरुकुल है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जिसमें 1,500 बच्चे 14 स्टेट के मेरे पास पढ़ते हैं, और वो गुरुकुल ऐसा बन पाया, परिश्रम किया कि अभी वहां टेस्ट हुए हैं प्रवेश के लिए। मुझे 250 बच्चे लेने थे 5वीं से 11वीं तक, उसके लिए 9,500 बच्चे वहां के एग्जाम में बैठे हैं। 9,500 बच्चे में से 250 बच्चे लिए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका कितना ऊंचा पढ़ाई का स्तर है। IIT, PMT, NDA में 12वीं करते करते ही बच्चे चले जाते हैं। तो उस गुरुकुल में मैं 35 वर्ष प्रधानाचार्य रहा,
और अब भी मैं ज्यों का त्यों से जुड़ा हुआ पैटर्न हूं। वो पूरा आवासीय है और वहां 200 एकड़ हमारी जमीन है, 200 एकड़। अब उस बच्चों के लिए जो भोजन की व्यवस्था मैं करता था तो उसी खेत से मैं करता हूं। 350 मेरे पास गाय हैं, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, हॉस्टन फ्रीजन, जर्सी, 8 तरह की ब्रीड मेरे पास हैं। घोड़े हैं बच्चों की राइडिंग के लिए। तो मैं जो खेती करता था अपने खेत में वो वही करता था जो आप और सब करते हैं। यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, सब कुछ वही डालता था मैं अपने खेतों में, और वही अनाज, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी उन बच्चों को खिलाता था। एक दिन एक घटना घटी मेरे साथ। मेरे खेत का एक कर्मचारी खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। गर्मी में कीटनाशक उसके दिमाग में चढ़ा और बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। दूसरा नौकर दौड़ा आया, उसने कहा जी अमुक कर्मचारी बेहोश हो गया। हम दौड़े गए, गाड़ी में उसको लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। 2-3 दिन में उसका जीवन तो बच गया, लेकिन इस घटना ने मुझे विचार दिया कि तेरे पास देश के 1400 मासूम बच्चे पढ़ते हैं और जिस कर्मचारी ने कीटनाशक का छिड़काव किया, इसने उस कीटनाशक को ना तो पिया था न खाया था, केवल गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं इन बच्चों को इस जहर को दाल में, साग में, सब्जी में, फल में सीधा जहर डलवा करके इन बच्चों को खिला रहा हूं। इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। और उसी दिन से मैंने निर्णय लिया कि मैं ये जहर अपने पढ़ने वाले बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। और मैं सीधा एग्रीकल्चर विभाग के ऑफिस में गया। वहां कृषि विज्ञान केंद्र के एक डॉक्टर हरिओम जी मेरे परिचित थे, उनसे मिला। मैंने कहा डॉक्टर साहब, इस रासायनिक खेती से दूसरा कोई विकल्प है खेती करने का? तो उन्होंने कहा कि है। वो क्या है कि जैविक खेती है। मैंने उस जैविक खेती को समझा और मुझे जानकारी जैसे अभी मिली कि मध्य प्रदेश में बहुत से किसान जैविक खेती को कर रहे हैं और भारत के अलग अलग भागों में भी जैविक खेती की जा रही है। और पिछले 30-40 साल से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें इस पर बड़ा अनुदान भी देती हैं, सहयोग भी करती हैं और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा। तो मैंने भी वो काम शुरू किया। मैंने पिट बनाए, उनमें गाय का गोबर डाला, उसमें केचुआ जो प्रयोग होता, अर्थवर्म केचुआ कहते हैं ना, समझते हो ना, वो आयात किया जाता, वो केचुआ डाला खरीद करके। फिर उसको उलट पुलट करना पड़ता है, 1.5-2 महीने में खाद बनता, फिर वो छानना पड़ता, केचुए अलग और खाद अलग करना पड़ता है। ये सारे काम मैंने शुरू किए और मैंने पूरे खेत में नहीं किया, केवल 5 एकड़ में मैंने ये जैविक खेती शुरू की। अब पहले साल मैं सीधा रासायनिक से जब जैविक खेती में आया तो मुझे कुछ नहीं मिला, सारा कीट पतंग खा गए और कोई लाभ मेरे को जैविक खेती से नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा नहीं, जहर की ओर नहीं जाना। मुझे पता था कि 1-2 साल दिक्कत आएगी। मैंने अगले साल फिर वही खेती की, जैविक खेती। और जैविक खेती में दूसरे साल मेरे को 50% बचा, 50% उत्पादन मेरा हुआ। लेकिन न तो मेरी लागत कम हुई, न मेरी मेहनत कम हुई। और तीसरे साल भी मैंने किया तो लगभग 80% उत्पादन मिला, लेकिन लागत कम मेरी नहीं हुई, मेहनत मेरी कम नहीं हुई। मैंने विचार किया
कि जिस मेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है, जिस व्यक्ति के पास है ही 5 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन, और वो जैविक खेती में उसको हम सीधा प्रवेश कराएंगे, तो आज के महंगाई के जमाने में जिस किसान का पूरा परिवार पल ही 2-3 एकड़ पे रहा है और उसका पहले साल उत्पादन यूं घटेगा, दूसरे साल भी इस तरह से कम रहेगा और 3 साल तक पूरा नहीं होता, उसमें मेहनत कम नहीं होती। जैविक खेती में खरपतवार इतना बढ़ता है क्योंकि उसमें गोबर की खाद बहुत डालनी पड़ती है। गोबर की खाद में खरपतवार बढ़ता, उसको लेबर लगाने में बहुत लगती है। और उसमें जो केचुआ पाला जाता है वो भारतीय नहीं है, वो विदेश से लाया हुआ है। वो केचुआ कैसा है, वो 28 डिग्री से ऊपर तापमान में जिंदा ही नहीं रहता और वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है, वो बीमारियों का कारण भी बनता है और उसको खाद को बनने में 1.5-2 महीना भी लगता है। इतना लंबा प्रोसीजर, कभी उसको छानो, कभी गोबर को उसमें डालो, फिर उसको खेत में ले जाओ, फिर खरपतवार निकालो और उत्पादन भी 3 साल पूरा नहीं मिलता, तो आम किसान इसे कैसे सहन करेगा? ये घाटे का सौदा है। मैंने विचार किया और अब मैं असमंजस में था कि मैं वापस रासायनिक खेती की ओर जाऊं, अब इस जैविक खेती को करूं तो ये तो घाटे में ले जाएगी मेरे को। तो इस असमंजस में मैं पड़ा हुआ था, तो मैंने निर्णय लिया कि दोबारा रासायनिक की ओर जाते हैं, लेकिन जितना जहर डालता हूं, जितना यूरिया डीएपी डालता हूं, उसे कम करूंगा डालना। यूं सोच रहा था। यूं सोचते सोचते ईश्वर ने रास्ता दिखाया। एक पद्मश्री सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती का प्रचार करते थे, लगता है आप में उनसे परिचित लोग हैं, इसलिए उनकी ताली आपने बजाई। बहुत अच्छा, आए हुए हैं लोग। मारुति भाई आए हैं क्या? अच्छा, बैठे हैं। आपकी सेना आई है? हाँ, ये मुख्यमंत्री जी, ये हमारे करीब 200 लोगों की प्रदेश में एक टीम है जो विशुद्ध वो खेती करती जिसकी चर्चा मैं आज करने लगा हूं आपके बीच में। और ये 200 लोग हमारे ट्रेनर बनेंगे और इस प्रदेश में बहुत बड़ा काम इनके द्वारा हम कराने वाले हैं। तो हुआ क्या, मैंने अपने गुरुकुल में, जैसे आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने आप 500 लोगों को इकट्ठा, 800 को यहां किया हॉल में, और पूरे प्रदेश में 101,65,000 लोग विधिवत बैठे हैं और अपने घरों में भी 9 लाख से ज्यादा लोग आज के इस कार्यक्रम से में जुड़े हुए हैं। उन सब से मेरा आग्रह, जो मुझे सुन रहे हैं, आज कृपया 1 घंटा जरूर निकालें। आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, एक नया चिंतन और सोच मिलने वाली है। तो मैंने अपने गुरुकुल में ऐसे 500 किसान बुलाए और पालेकर जी का शिविर लगाया। कॉपी पेन लेकर के मैं बीच में बैठा। 5 दिन मैंने उनसे ट्रेनिंग ली और वो ट्रेनिंग लेके मैंने क्या किया, वो जैविक खेती 5 एकड़ में जो करता था ना, उस 5 एकड़ से बिल्कुल नई 5 एकड़ मैंने जमीन ली जिसमें रासायनिक करता था। और फिर मैंने पालेकर की विधि से प्राकृतिक खेती उसमें शुरू की। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मैंने की विधि से। आधी अधूरी करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, नियम तोड़ के करोगे नहीं मिलेगा। पूरे मनोयोग से, पूरी विधि से करोगे, पहले ही साल मेरे को उस रासायनिक खेती से आकर लगभग उतना मिल गया जितना रासायनिक खेती में मिलता था पहले ही साल। और दूसरे साल मेरा और बढ़ गया और तीसरे साल और बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा, ये सारी जानकारियां आपको मैं अभी देने वाला हूं।
तो मेरा बड़ा उत्साह बढ़ा। जहर वाली खेती, उसका जो भविष्य है मेरे भाई और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की है। एक समय था जब उसकी मांग जरूर थी, लेकिन इस समय मैं अपनी बात नहीं कह रहा, यूएनओ की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें यूएनओ ने घोषणा की है कि अगले 50 साल के बाद यदि यूं ही यूरिया डीएपी डालते रहे धरती में, तो आने वाले 50 साल के बाद धरती कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगी। धरती ऐसे हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है। यूरिया डीएपी डालते रहोगे, कुछ नहीं दे पाएगी। ये यूएनओ की रिपोर्ट है। एक बात। नंबर 2, जिस समय भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ, ये हरित क्रांति शुरू हुई थी पंतनगर यूनिवर्सिटी, उस समय उत्तर प्रदेश में थी, आजकल उत्तराखंड में है। और वहां जब वो प्रारंभ हुई तो उसमें एक डॉक्टर मैंने थे जो कृषि वैज्ञानिक हैं और अमेरिका में पढ़ के आए, और इस मिशन से वो भी जुड़े। अभी उन्हीं डॉक्टर मैंने की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा है कि जब हमने पंतनगर से हरित क्रांति का बिगुल बजाई देश के लिए, उस समय हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी नहीं अपितु पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% से ऊपर था। अब बोलो भाई, मेरे पीछे चुप नहीं रहना, मेरी क्लास में कितना था? 2.5% से ऊपर था ऑर्गेनिक कार्बन भारत की धरती का। और इस समय पंतनगर यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 पे है। कितना है? 0.6 पे है। 2.5% से हमने ये प्रगति की कि उसको 0.6 पे ले आए। और साइंस की भाषा में जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3456 है, वो लगभग बंजर हो चुकी। भारत की यदि सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन देखें तो अब 0.5 पे आ चुका है। यानी इसमें अब और ज्यादा यूरिया डालना पड़ेगा, और ज्यादा डीएपी डालना पड़ेगा, और ज्यादा बीमारी आएंगी, कीटनाशक डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि धरती की उपजाऊ क्षमता घटती चली गई। इतनी कमजोर हो गई धरती कि उसमें लागत किसान की बढ़ती जाएगी, उत्पादन घटता जाएगा। ये अभी दिखाई दे रहा बढ़ता हुआ। आप याद करो, बोलना है आपने, जब हमारे बुजुर्गों ने रासायनिक खेती शुरू की तो प्रति एकड़ 10-20 किलो यूरिया डीएपी डालते थे, वो 10-20 किलो, और उत्पादन बढ़ता था। हाँ या ना? बढ़ता था। अब एक एक एकड़ में 4-4, 5-5 बैग, थैले, कट्टे डालने पड़ते हैं। यूरिया बढ़ रहा और उत्पादन घट रहा। हाँ या ना? हो गया कि नहीं? आलू आप में कोई पैदा करता है क्या? आलू एक एकड़ में कितना यूरिया डीएपी डालते हो बेटे? 8-9 बैग एक एकड़ में डालते हो बेटा। एक एकड़ में 8-9 बैग यूरिया डीएपी के, और ऊपर से 3-4 कीटनाशक के स्प्रे। उस आलू को जो खाएगा वो कैंसर के बिना बच सकता है क्या? ये आज स्थिति बन चुकी है, और ये हर चीज में बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण अभी मैं गुजरात में था, कैंसर स्पेशलिस्ट हमारा डॉक्टर जयेश जी पटेल, उन्होंने बताया कि केवल अहमदाबाद की रिपोर्ट है, अहमदाबाद ओनली, कि उनके यहां आंकड़े हैं हर 1 लाख व्यक्ति में से
300 लोग इस समय कैंसर से ग्रसित हैं। 1 लाख में से हर 300 लोग कैंसर से ग्रसित, और उनकी रिपोर्टें हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक, किडनी फेल, पेनक्रियाज फेल, चर्म रोग, दुनिया भर के रोग। आज कोई भला मानस नहीं बचा जो कोई गोली दवाई खाए बिना जी रहा हो, सब बीमार हैं। आप याद करो, जब ये हरित क्रांति नहीं थी 40-50 साल पहले, उस समय ईमानदारी से बोलो, कैंसर का नाम सुना था क्या? हार्ट अटैक को कोई जानता था? कोई इस शुगर डायबिटीज को जानता था? पेनक्रियाज किडनी फेल हो गई कोई जो सोचता था? कुछ भी नहीं था। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता भाइयों। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा कारणाभावात् कार्य भाव, न तो कारणाभावात् कार्य भाव। कोई आदमी यूं कहे आपको कि भाई बादल बिल्कुल नहीं थे, बारिश बहुत हुई, क्या हो सकता है? कोई आदमी यूं कहे धुआं बहुत था लेकिन आग बिल्कुल नहीं थी, असंभव है ना? कोई यूं कहे बीमार सब हैं, कारण कुछ भी नहीं, संभव है? बिना कारण के कार्य नहीं। और कारण क्या है? आज गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, अनाज, पानी, दूध, जो भी मैं और आप ले रहे हैं, सब में जहर आ गया है। आज से 20 साल पहले पानी की बोतलें कोई लिए फिरता था क्या? कहीं पर भी पानी पीते थे, पानी शुद्ध था। आज मां के दूध में भी यूरिया आ गया। इतना विनाश। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दिल की तड़पन से बोल रहे थे, जीव जंतु नहीं छोड़े, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई, मित्र कीट मर गए, धरती मां जिसको हम माता भूमि पुत्रो आम पृथ्व्या बोलते हैं, अरे मां को इतना जहर दे रहे, इतना छिड़काव कि मां के अस्तित्व को ही नष्ट हमने कर दिया। कितना बड़ा पाप हो रहा धरती के ऊपर। तो इसका हल क्या कोई है? इसका हल है, और हल है प्राकृतिक खेती। मैं आज जो चर्चा करता हूं, मैंने रासायनिक खेती भी की है और मैंने जैविक खेती भी की है, लेकिन ये दोनों खेतियां पर्यावरण के लिए भी अच्छी नहीं है। इस समय की रिपोर्ट है, वर्ल्ड की रिपोर्ट, 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है, और जैविक भी उसमें पूरा सहयोग करती है। वो एक दृष्टि से तो ठीक है कि उसमें ये जहर नहीं है खाने में जो रासायनिक में है, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग में कैसे सहयोग करती है उसको सुनो ध्यान से। और आप जितने बंधु सुन रहे हैं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है, साइंटिफिक ढंग से आप इसको समझिए। जब मैंने जैविक खेती की और मैं सफल उसमें पूरा नहीं हुआ, तो मैं गया दोबारा साइंटिस्ट के पास में, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर हरिओम जी आज भी हैं। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, मैंने आपके कहने से जैविक खेती की, इसमें उत्पादन मेरा क्यों घटा, लागत मेरी क्यों कम नहीं आई, इसका कारण क्या है? रासायनिक में तो पूरा मिलता है, जैविक में पूरा क्यों नहीं मिलता? 3 साल घाटा क्यों सहन करना पड़ता है? मेहनत कम क्यों नहीं होती? तो डॉक्टर हरिओम ने मुझे 2 यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की वैज्ञानिक की रिपोर्ट दी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब, एक हरियाणा में एक पंजाब में। अब वो जो रिपोर्ट दी उसको ध्यान से सुनना, सभी किसान भाई ध्यान से सुनना। जैविक खेती क्या है इसे पता लगेगा। उन रिपोर्ट में उन साइंटिस्ट ने जैविक खेती के बारे में लिखा कि इस समय भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें सबसे ज्यादा योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक धान चावल।
ठीक है। गेहूं और धान भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने में सबसे बड़ा योगदान करती हैं और इन दोनों फसलों की भरपूर फसल लेनी है तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। यह है वैज्ञानिक पद्धति, 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब यदि जैविक खेती से आपने भरपूर फसल लेनी है तो वो कैसे होगी? अब ध्यान करना, 1 टन गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। कितना है? 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है और हमने नाइट्रोजन कितना चाहिए? 60 किलो। तो इसका मतलब यदि जैविक पद्धति से पूरी फसल लेनी है तो 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद डालनी पड़ेगी। 300 क्विंटल डालेंगे तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। नहीं आई समझ में? आ गई। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या भारत इतना बड़ा देश है, क्या इतना पशुधन हमारे पास में है कि प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद पूरी की जा सके? नंबर 1। नंबर 2, किसान के पास एकड़ 1 और 300 खाद की जरूरत पड़े तो कितने पशु रखने पड़ेंगे? 20-30। वो 20-30 पशु पालेगा, घर के लोगों को पालेगा? क्यों भाई? आगे समझ में जैविक खेती। नंबर 2, जिस खेत में इतना खाद डालना पड़ेगा, हाँ, उन साइंटिस्ट ने इसका विकल्प भी दिया कि यदि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो इसका विकल्प है केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो विदेशी केचुआ, उसकी 150 क्विंटल गोबर की खाद से भी काम चल जाएगा। ध्यान करो दोबारा, यदि 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो 150 क्विंटल केचुआ जो खाद बनाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाता, तो उसमें 60 किलो नाइट्रोजन पूरा हो जाएगा। अब आप बताओ, 150 क्विंटल क्या थोड़ी है? 150 क्विंटल के भी लिए 7-8 पशु तो चाहिएंगे कि नहीं चाहिएंगे? और इसको बनने में भी 1.5-2 महीना लगता है केचुए की खाद में। नंबर 2, जब इतना गोबर की खाद डालेंगे तो इसमें इतना खरपतवार होगा। खरपतवार समझते हो? वीड्स, जंगली घास, जिसको निकालने के लिए किसान को दुनिया भर की लेबर देनी पड़ेगी। तो किसान का खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। एक प्रॉब्लम। दूसरी, जब इतनी गोबर की खाद पड़ेगी तो उसमें मीथेन पैदा होगी, गैसेज पैदा होंगी और वो गैस वायुमंडल में जाकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देंगी। समझ में आई? ये पाप है। 2, इतना पशुधन हमारे पास में है नहीं। तीसरा, इसमें उलट पुलट गोबर की इतनी करनी पड़ती, लेबर ज्यादा लगती है, उधर खेती में लेबर ज्यादा पड़ती है। इसमें बहु फसलें लगाने का विधान नहीं, मल्चिंग का विधान नहीं, इसलिए उत्पादन पूरा होता नहीं। लागत में कमी नहीं, उत्पादन पूरा होता नहीं। सारे देश के लोग इस बात को जानते हैं कि जब भी रासायनिक खेती छोड़ोगे, जैविक करोगे तो 3 साल उत्पादन पूरा नहीं होगा। जानते हो ना? सारे सब जानते ना इस बात को। तो 3 साल किसान अपने परिवार को कैसे पालेगा? इसलिए ये पद्धति मेरे को सफल नहीं लगी। इसका धन पैसा जो भारत सरकार और सरकारें देती हैं, यदि वो प्राकृतिक में जोड़ दें तो प्राकृतिक बिना पैसे के इसी फंड से पूरे देश में व्यापक की जा सकती है। इतना सरल तरीका। अब आओ, ये हमारी प्राकृतिक खेती क्या, अब इसको समझो। अंतिम विषय है ये। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? सबकी समझ में आ रही है?
अब प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझिए। जंगल में कभी गए हैं आप? सब मेरे को उत्तर देना। जंगल में जाना, जंगल में जो पेड़ हैं उनको बताओ यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, पानी कौन देता है, कीटनाशक कौन छिड़कता है? समय पर फल से लदते हैं। जंगल के एक पेड़ के पत्ते को तोड़ो, लैब में ले जाओ, टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जब प्रकृति भगवान जंगल में सारी व्यवस्था ऑटोमेटिकली करता है, वही व्यवस्था मेरे खेत में होनी चाहिए। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। समझ में आई बात? कोई लाग लपेट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई इधर उधर हमने प्रोडक्ट, जैविक प्रोडक्ट खरीदने नहीं। अब हो क्या रहा, अब तक तो यूरिया डीएपी कितना बड़ा खर्चा भारत सरकार करती है। इस समय 1,40,000 करोड़ रुपया भारत सरकार प्रतिवर्ष विदेशों को देती है। उसके बदले में यूरिया डीएपी जहर खरीदती है और उसको आप किसान फिर खरीदते हैं, फिर धरती में जहर डाल करके जहरीला करते हैं, फिर उसको लोगों को खिलाकर बीमार करते हैं, फिर अस्पताल में इलाज करवाते हैं। यही प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा? दोनों तरफ विनाश का रास्ता हम इस पे आजकल हम चल रहे हैं। ये स्थिति आज हमारी है। इस प्राकृतिक खेती में कोई लागत न के बराबर है। आपने क्या करना है? बस एक काम करना है। आपके घर में स्थानीय, जो आपके इलाके की देसी भारतीय नस्ल की गाय, जो भी गाय, लेकिन वो भारतीय हो, विदेशी नहीं। क्योंकि जब मैंने ये प्राकृतिक खेती शुरू की, पालेकर जी का ये लेक्चर सुना और अपने खेत में शुरू की, तो मैंने पहले साल 5 एकड़ में की, दूसरे साल मैंने 10 एकड़ में की, और मैंने देखा है तो सफल काम है। मैंने फिर सीधा 90 एकड़ में की, सीधी एकदम। और मैं आज अपने उत्पादन बताऊंगा कुछ समय के बाद कहां पहुंचे। तो मैं जो निवेदन करता हूं, प्राकृतिक खेती में क्या जरूरत है? हमने खाद नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। जंगल में खाद कौन देता है? हमने तो कल्चर बनाया है, एक जामुन बनाया है। कैसा? जैसे 1 क्विंटल दूध में आप 1 चम्मच दही डाल दो तो सारा दूध दही में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बस ये काम करना हमने खेती में। और वो काम करने का तरीका है, भारतीय नस्ल की देसी गाय का पेट में भगवान ने जीवाणुओं की फैक्ट्री लगा करके भेजी है, और उसमें खनिजों का भंडार है। करते हम क्या है, आप 2 तरह के हम जामुन बनाते हैं। उसको आप अपनी भाषा में चाहे खाद बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 ही तरह के बनाते हैं। एक का नाम है घन जीवामृत और एक का नाम है जीवामृत। जीवामृत कैसे बनेगा? आप एक 200 लीटर का ड्राम ले लें, समझ गए ड्राम, और उस ड्राम को लगभग 170 लीटर पानी से भर दो उसको, और उसको छाए में रखना, जहां पशु बनते हो छाए हो उसमें रखो, धूप में नहीं रखना, क्योंकि उसमें जीवाणु मर जाते हैं। अब एक जो स्वस्थ देसी गाय है वो 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। ऐसा ही है ना? आप उसके गोबर गोमूत्र को, अब गोमूत्र कलेक्ट कैसे करना, इकट्ठा कैसे करना, हर समय तो पीछे नहीं खड़े रहोगे, पेशाब करेगी उठेंगे। उसका एक तरीका है। आप उस गाय को जहां बांधते हो उसके नीचे एक पक्का फर्श बना दो, उसमें सीमेंटेड में लाइन डाल दो ताकि वो स्लिप होकर ना गिरे। और आजकल प्लास्टिक के गद्दे आते हैं गायों के नीचे बिछाने के, आते हैं ना, एक बिछा दो ताकि वो भी सुख से बैठ सके।
और उसके पीछे एक ढाल ऐसा बनाओ और वहां सीमेंटेड एक बाल्टी की तरह गड्ढा बना दो और उसको ढक दो। जब गाय पेशाब करेगी वो भाग करके अपने आप ही वहां इकट्ठा हो जाएगा, और गोबर ठोस है वो कहीं जाएगा नहीं, वो मिल ही जाएगा। समझ में आ गई बात? ये इकट्ठा करने का तरीका है। अब उस ड्रम में एक रात दिन का कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि भाई 1 किलो बढ़ गया घट गया, कोई खतरा नहीं इसमें। आप यदि कीटनाशक 1 ग्राम की जगह 10 ग्राम डाल दोगे तो नुकसान होगा ना। लेकिन ये 8 की जगह 10 किलो डाल दो, 5 किलो डाल दो, 9 किलो डाल दो, कोई खतरा नहीं। ये गोबर गोमूत्र जो एक रात दिन का, ये उस ड्रम में डाल देना है। और इसमें क्या डालना? 1.5 से 2 किलो गुड़, कैसा भी पुराना गला सड़ा कैसा भी हो। वो नहीं मिलता तो कोई पके पुराने फल भी हो ना पेड़ के जो नीचे पड़े खराब, वो डाल दो। मतलब मीठा हमने उसको देना है। और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, किसी भी दाल का बेसन, और 1 मुट्ठी मिट्टी 200 ग्राम। वो मिट्टी कहां की डालनी है? पेड़ के नीचे की, खेत की नहीं डालनी। क्यों? खेत में आपने जीवाणु मार दिए यूरिया डीएपी डालकर, वहां जीवाणु नहीं है। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ा ना, जो बाहर का पेड़ है, खेत का पेड़ भी खराब कर दिया आप लोगों ने। उस पेड़ के नीचे की मिट्टी का मतलब है वो जीवाणु उसमें पर्याप्त मात्रा में। अब क्या करना है? ये 3-4 चीज मिला के लकड़ी का एक डंडा लो, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 4 दिन इसको घोलना है। जैसे घड़ी की सुई को चलाते ना, घड़ी की सुई चलती है ऐसे, यूं नहीं घुमाना सीधा। यूं घुमाओगे तो पानी नीचे जाएगा तो उन जीवाणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो पनपेंगे नहीं। और यूं चलाओगे तो वो ऊपर आएंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो परिवार बढ़ाएंगे। अब इस साइंस को समझो, ये साइंस क्या है। देसी गाय का गोबर मैंने अपने यहां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नोनी हिमाचल प्रदेश, वहां के साइंटिस्ट पकड़े, वैज्ञानिक पकड़े, उनकी टीम तैयार की। जो बात मैं कह रहा हूं ये मनोरंजन की नहीं, मैंने लैब में सब कुछ कराया है। माइक्रोबायोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट मैंने लिए, डॉक्टर बलजीत सारन हिसार के। वो साइंटिस्ट अमेरिका में रहा, ब्रिटेन में रहा, जर्मनी में रहा, और वहां के माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ वर्षों उन्होंने काम किया है। वो मैंने अपने खेत में बुलाए, उनकी टीम तैयार की, और मैंने कहा इस पे रिसर्च करो गाय के गोबर पे। उनको मैंने क्या दिया? भैंस का गोबर दिया, हॉस्टन फ्रीजन गाय का गोबर दिया, बकरी का दिया, मेरे पास घोड़े भी उनका भी दिया, भैंस का दिया और देसी गाय का दिया, सब तरह के गोबर। और उनको मैंने बताया नहीं, नंबर लगा के दिए, 1 2 3 4 5। ये मेरे को पता था कौन सा किसका है, उसको नहीं पता था, उसको केवल नंबर का ध्यान था। और जब वहां से रिपोर्ट आई तो वो नंबर जिसमें साहिवाल का गोबर था, थार पारकर का गोबर था, भारत नस्ल की देसी गाय का गोबर था, उसमें सबसे ज्यादा जीवाणुओं का भंडार मिला। और कितने जीवाणु मिले ये ध्यान करें। 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु मिले। 1 ग्राम में, 1 ग्राम में 300 करोड़ से ज्यादा। फिर हमने क्या किया? जो गाय लोगों ने घरों से धक्के दे के निकाल दी जंगल में, जो बेचारी बेसहारा फिरती हैं, हमने उन गायों को पकड़ करके उनका गोबर लिया, वो भी लैब में भिजवाया। आप आश्चर्य करेंगे, उन गायों के गोबर में वो जीवाणु 500 करोड़ तक पाए, 500 करोड़ तक। हमने पूछा भाई ये अंतर क्यों है?
तो पाया कि जो गाय दूध नहीं देती उसकी शक्ति, जो ऊर्जा दूध बनाने में लगती है, दूध में न लग के अब वो गोबर गोमूत्र की गुणवत्ता बढ़ाने में लगी। समझ में आई बात? इसलिए मेरे जितने किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, सड़कों पे जो देसी गाय घूम रही उनको पकड़ लो, उनको पकड़ लो, फिर मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बिगुल बजा दिया है। और इसका प्रमाण देता हूं मैं। गुजरात में एक डांग जिला आदिवासी क्षेत्र, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल जी तो गुजरात के ही हैं, आप जानते हो जिला में जाते हैं। उस जिला में डांगी एक इतनी सी गाय होती, छोटी सी, उसकी कीमत जो थी वो 10-12 हजार की थी, नहीं 5-3-4 हजार की थी। अब वो गाय जब से हमने प्राकृतिक खेती का काम शुरू किया, वो गाय इस समय 15 और 20 हजार की हो गई है। और सड़कों पे गाय मिलती नहीं, सब लोगों ने पकड़ के बांध ली। क्योंकि ये चलती फिरती फैक्ट्री ये है, यूरिया डीएपी इसके अंदर बनता है, वो अमृत इसके अंदर बनता है। तो अब क्या करना है, अब वो साइंस में बता रहा था, जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? है कोई गणित का आदमी? 30 लाख हजार करोड़ जीवाणु होंगे। ठीक है? और उन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन प्रोटीन का काम करता है। जो प्रोटीन उनको मिलेगा तो बलवान बनेंगे। और गुड़ देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर उनकी संख्या बढ़ेगी। और मिट्टी के जीवाणु मिलकर के और बढ़ेंगे। और वो कैसे बढ़ते हैं? जब हम उनको 4 दिन घोलते ना, 5-5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, तो वो हर 20 मिनट में डबल होते हैं। कितने होते हैं? अरे बोलो तो सही, कमजोर विद्यार्थी, बड़े कमजोर विद्यार्थी भाई। हर 20 मिनट में कितने? डबल। अब 5 दिन के बाद वो असंख्य होंगे, असंख्य, उनकी गिनती नहीं हो सकती। अब आपने जब खेत में पानी देना है, स्प्रिंकल के द्वारा, ड्रिप के द्वारा या खुला, उसमें बूंद बूंद छोड़ दो, पूरे खेत में वो फैलेगा, फिर वहां वो जामुन का काम करेगा। वैसे ही जैसे 1 चम्मच दही 1 क्विंटल दूध में पड़ने से दही में बदल जाती है। ये जीवाणु पूरे खेत में फैलेंगे और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलकर के परिवार बढ़ाना शुरू करेंगे। और ये एक प्रकार के नहीं है, सैकड़ों तरह के जीवाणु हैं। भाई और बहनों, किसान मित्रों, सभी वैज्ञानिक जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। ये जीवाणु जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा बढ़ेगा। अब हुआ क्या है? इस रासायनिक यूरिया डीएपी ने इन सबको मार दिया, इसलिए धरती बंजर हो गई। यूरिया डीएपी बढ़ रहा है, उत्पादन घट रहा है। ये जीवाणु बढ़ाने का काम देसी गौ माता की पेट में है, ये अभियान है। नंबर 2, दूसरा घन जीवामृत। वो क्या है? जब खाद बच जाए देसी गाय का, तो 1 क्विंटल खाद को आप थोड़ा पीट के बारीक कर लो और यही जीवामृत जो बनाया है 1 बाल्टी उसके ऊपर डालकर मिला के छोड़ दो। ये 6 महीने भी खराब नहीं होता और इसमें जीवाणुओं का भंडार बनेगा। जब खेत बोओगे, डीएपी की तरह इसको खेत में डाल के 3-4 क्विंटल 5 क्विंटल तक 1 एकड़ में इसको डाल के खेत बो, ये डीएपी की तरह काम करेगा। और हर पानी के साथ जीवामृत दोगे, वो यूरिया का काम करेगा। और हर 15वें दिन आप 10-15 किलो पानी में 2-2.5 किलो ये जीवामृत मिलाकर स्प्रे करोगे, तीसरे दिन आपके खेत की ग्रीनरी, हरियाली लहलाने लग जाएगी। इतना जबरदस्त ये काम करेगा। और ये क्या करेगा?
ये जो जीवाणु है, अब ध्यान करना, बहुत साइंस है इसके पीछे, जितना समझोगे उतना कल्याण होगा। ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये वो हैं जो आकाश से जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है, हवा में है, ये सूक्ष्म जीवाणु आकाश से उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और पौधे के लिए भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देने का काम ये करते हैं। समझ में आ गई? अब अगली ओर सुनो ध्यान से। इस धरती मां में खनिजों का भंडार है। ये मां है, पूर्णा अन्नपूर्णा है। इसमें फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम है, सब कुछ इसमें है। लेकिन जितने तत्व धरती में हैं वो सब गांठ बना के सुप्त अवस्था में पड़े हैं। वो सब स्वतः पौधे का भोजन नहीं बनते। ये सूक्ष्म जीवाणु इन सब तत्वों से भोजन बनाकर पकाकर पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। अब ये सूक्ष्म जीवाणु जितने होंगे उतना धरती के तत्वों से भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देंगे। यही तो काम जंगल में चलता है, यही काम खेत में होना चाहिए। कैसे करते हैं काम? एक उदाहरण देता हूं, बहुत मोटा बोलना आपने। हमारे घर में रसोई है, किचन है ना। अच्छा, उसमें आटा भी है, दाल भी है, नमक भी है, तेल भी है, गैस भी है, सब कुछ है, पानी भी है। क्या अपने आप भोजन बन जाता है? भोजन कैसे बनेगा? हमारी मां बहन जाएगी, वहां आटे में पानी मिलाएगी, दाल को धो के पानी मिला के पकाएगी। मां बहन जाकर के उसको पकाती, तभी बनता ना भोजन। बस समझो ध्यान से, जो काम रसोई में माता बहन का है वही काम खेत में जीवाणु और केचुए का है। इस सरल उदाहरण तो नहीं समझोगे ना? समझ में आ गई कि नहीं आई? समझ में आई? ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो धरती में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, कॉपर है, सब कुछ है, लेकिन वो सब चीज पड़ी है खेत में। पौधे का भोजन अपने आप नहीं बनाएंगे। ये सूक्ष्म जीवाणु इन सारे तत्वों से भोजन बनाकर पकाकर पौधे की जड़ को देते हैं। ये जितने ज्यादा होंगे उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतना आपकी धरती का स्वास्थ्य बनेगा। जितना धरती का स्वास्थ्य मजबूत होगा, न बीमारी आएंगी न उत्पादन कम होगा। समझ में आ गई बात? ये है मूल सिद्धांत। ये तो जीवाणु का काम। अब अगला, एक केचुआ है, अर्थवर्म। केचुआ समझते हो? जो सांप की तरह कीड़ा सा होता है। किसान का सबसे बड़ा मित्र है वो, सबसे बड़ा मित्र है। आप किसान हैं लेकिन आपने पता नहीं किया वो काम कैसे करता है। गजब है, ईश्वर की रचना अनुपम है। आप उसको देखना, आपके लिए वो कितना काम करता है। लेकिन आपने तो मार दिया वो, अब दिखता ही नहीं खेत में। लेकिन अब भी वो यूरिया डीएपी से डरता हुआ धरती के नीचे समाधि लिए बैठा है। यदि उसका भोजन उसको मिले तो एकदम धरती फोड़ के ऊपर आता है। कैसे आएगा? एक उदाहरण दूंगा, हाँ या ना बोलना। जो किसान है वो तो एकदम समझेंगे, एकदम समझेंगे। आपने अपनी गाय को घर से सवेरे खूंटे से खोल दिया और गाय घर से निकल करके जंगल की ओर चली। कच्चे रास्ते से जाती हुई गाय ने क्या किया? एक गोबर यहां किया, एक यहां किया और एक यहां और चली गई। ऐसा करती ना गाय? करती है ना? अब आप ध्यान करना, जहां गाय ने गोबर किया 3 दिन के बाद आप उस गोबर को उलट के देखना, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे या नहीं? हाँ या ना? जो हाँ करते हाथ खड़ा करो।
ये तो सारे किसान बुला रखे आपने जी, पक्के किसान बुला रखे। छेद मिलेंगे ना। अच्छा एक और बता दो, जब गाय ने गोबर किया था उस समय छेद थे? नहीं थे ना। तो यही करिश्मा, ये विज्ञान है जो हमारे आजकल वैज्ञानिक इसको कहते हैं विज्ञान ही नहीं है, ये विज्ञान है।